हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए आपके लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, आज साइंस के क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे लेवल के हैं। ये समझ ले, अगर आपने साइंस के ये वाले क्वेश्चन कर लिए तो यकीन मानिए कि साइंस आपकी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। शुरू करें पहला क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? वक्रता केंद्र, फोकल लंबाई, पोल या फोकस? थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन और उसके बाद इसका आंसर देना। निम्न में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? मतलब कि आपका रिफ्लेक्टिव स्पेस पर। तो इस तरीके से आपका गोलीय दर्पण होता है। तो ये आपकी क्या हो गई? प्रतिबिंबित सतह हो गई। मतलब यहीं से आती किरणें वापस चली जाती है, तो ये प्रतिबिंबित सतह हो गई। रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया। तो इस पर क्या स्थित होता है? तो इस पर पोल, ध्रुव स्थित होता है। ठीक है। और फिर इसके आगे यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पे त्रिज्या होती है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो इसकी आधी होती है। ठीक है। फोकल लंबाई क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। तो प्रतिबिंबित सतह पर क्या स्थित होता है? पोल स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोल। जस्ट मैंने आपको बता दिया। चलो बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या फिर संकुचन प्रभाव? जो है विद्युत के कारण नहीं होता है, मतलब बिजली के कारण नहीं होता है। देखिए, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है, लेकिन संकुचन प्रभाव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकुचन प्रभाव। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज अच्छे थोड़े न्यूमेरिकल भी हैं, इसमें तीनों टाइप के हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के, तीनों टाइप के क्वेश्चन हैं। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, क्या बन जाता है? 2 गुना हो जाता है, 0 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है? क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। ठीक है गाइज, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो मेरे साथ हमेशा एक बात ध्यान रखो, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, फिर सारे ऑप्शन देखो, फिर आंसर दो। जल्दबाजी में आंसर मत दिया करो, जल्दबाजी में आंसर दोगे गलत हो जाएगा। यही आप एग्ज़ाम में करते हो। और एक बार अगर आपकी आदत आंसर गलत देने की जल्दीबाजी में पड़ जाती है तो वो हमेशा बनी रहती है। तो उस चीज़ को कम करना है हमें। ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 0। देखिए, एक निकाय इधर कार्य कर रहा है, इधर के लिए एक निकाय इधर कार्य कर रहा है, तो इसमें बल ही नहीं लगेगा। जस्ट अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? बल क्या होगा? 0 होगा। बस बड़ा क्वेश्चन बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधा होता है 4 परमाणु से, 1 परमाणु से, 3 परमाणु से या 5 परमाणु से? तो आपके 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। सबसे पहले एक एल्केन, ठीक है, फिर एल्कीन और तीसरा एल्काइन। तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका फार्मूला लिख के बता दूं एक बार? चलो बता देता हूं मैं। पहले इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 परमाणु से। ठीक है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 परमाणु से जुड़ा होता है। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है, एल्केन जो है वो एथेन के अंदर आता है, तो CnH2n+2। और एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। जिन लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा उन्हें इस बारे में पता होगा। ठीक है।
अब सारे लोगों को अब मैं इसके बारे में डिटेल से, तो जो लोग नए हैं वो क्या करें, पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ लें अगर नहीं पढ़ा है, और जो लोगों ने पढ़ा होगा उनके ये चीज़ें समझ में आती होंगी। ठीक है, एथेन क्या होता है, CH4 हो गया, C2H6 हो गया। प्रत्येक कार्बन परमाणु प्रत्येक जो हाइड्रोजन होता है वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तथा प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। आगे समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। तो किसने बताया, लैमार्क ने, डार्विन ने, वालेस ने या मेंडल ने? विकास का सिद्धांत हमें बताता है कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। चलिए ये थ्योरी वाइज क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। चलो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। डार्विन ने कहा था कि जीवन जो होता है वो सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ, जो कि लोग खुद ही मतलब प्रजनन होता है, फिर विकसित होते हैं, फिर विकास होता है। बहुत सारी डार्विन ने थ्योरी दी, ठीक है, इनमें से एक थ्योरी ये भी है जो अभी मैंने बताई, ये याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डैश एक क्षार धातु है, कौन सी क्षार धातु है, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सोडियम या मैग्नीशियम? तो एक क्षार धातु किसे बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम को, Na को। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। और ये किस में आता है, फर्स्ट समूह में, आवर्त सारणी के फर्स्ट समूह ए में आता है। ठीक है, फर्स्ट समूह में आता है, फर्स्ट समूह ए में क्षार धातु। ठीक है, और दूसरे वाला जो होता है वो ये एस ब्लॉक में आता है, और दूसरा वाला जो आता है वो भी क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, वो भी एस ब्लॉक में आता है। सेकेंड समूह जो होता है, सेकेंड समूह जो आता है वो भी क्षारीय मृदा धातु, वो उसे क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है, और फर्स्ट समूह को क्षार धातु बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से सोडियम था, तो सोडियम क्षार धातु हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, 6। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, एकल विस्थापन, दोहरा संयोजन, दोहरा विस्थापन या एकल संयोजन? तो कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? चलो ये फॉर्मूले से करेंगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, और दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, अब गाइस थोड़ा सा वैसे मैं बता देता हूँ, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्या लिखा, Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, जब इनकी क्रिया कराएंगे तो ये कैसे बन जाएगा, 2NaCl और प्लस BaSO4। ठीक है, तो ये कौन सा विस्थापन हो गया, तो ये दोहरा विस्थापन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि Na जो है वो Cl के साथ आ गया, और Ba जो आ गया, बेरियम जो आ गया आपका SO4 के साथ आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहरा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 8, डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, साइटोकिनिन, गिबरेलिंस, ऑब्सिसिक एसिड या ऑक्सिन? ये सारे हार्मोन्स के ही नाम हैं। तो कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकिनिन जो होता है वो आपका कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। ये पौधे के कोमल भाग में छिपा होता है। अब सेल डिवाइजन होता है, मतलब सेल जो डिवाइड होती है उसमें बहुत वृद्धि करता है ये हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 9, ये आगे देखो फिजिक्स का क्वेश्चन, लास्ट ईयर ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा बताओ। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, K बराबर 1/2 mv²। ठीक है,
करें हल इसे। तो फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो के बराबर 1/2, द्रव्यमान कितना है 10 kg, और v कितना है, चाल कितनी है 20 मीटर पर स्क्वायर। तो ये 20 का स्क्वायर, 2 पंजे 10, ये 20 का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये 400 पंजे 2000, तो 2000 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2000 जूल। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है Li3N2। ये देखिए इस तरीके से मैं बता देता हूँ तुम्हें बच्चों, ये Li3N2 है, इस तरीके से लिखा हुआ, वैसे नहीं है, ये Li3N है, नीचे को सापेक्ष में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पहले ये बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Li3N, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, फिटकरी इसका उदाहरण है, द्विक लवण का, टेबल लवण का, फ्लैक्स साल्ट का या एकल लवण का। फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, फिटकरी को क्या बोलते हैं आपका, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट इसे बोला जाता है फिटकरी को, और इसे पोटाश लवण भी बोला जाता है फिटकरी को। तो इसका फार्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 12H2O। ठीक है, फिर से बताऊँ एक बार लिख के, अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। देखो इसका फार्मूला क्या होता है फिटकरी का, K2SO4, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, और 12H2O। गाइस मैं बोलता हूँ वो आप नोट कर लिया करो, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 0.12H2O। अब देखो ये जो है क्वेश्चन आप गेस करके बता सकते हो। देखो टेबल लवण होता नहीं है, टेबल साल्ट नहीं होता, फ्लैक्स साल्ट नहीं होता, एकल लवण नहीं होता, ये द्विक लवण होता है। फिटकरी कैसा हो, किसका उदाहरण है, द्विक लवण का। क्वेश्चन नंबर 12, एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसका पावर होगा, पावर का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डायोप्टर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, ये होता है। करके बताता हूँ एक बार, पहले इसके राइट आंसर बताओ क्या होगा। चलो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 डायोप्टर। लेकिन ये करेंगे कैसे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। तो P बराबर 1/f इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो P बराबर जो ये फार्मूला होता है, जो ये P बराबर 1/f होता है, ये मीटर में होता है, ठीक है, इतना याद रखना, सेंटीमीटर में नहीं होता। तो P बराबर 1/50 है। अब 50 को अब मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो क्या 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, 1/100 लिखेंगे तो वो मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10 की पावर -2। अब ये ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा, तो ये जब ऊपर चला जाए तो ये 100 हो जाएगा, ऊपर जाके 100 हो गया, नीचे 50 रहा, तो 50 से 2 बार चला जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, क्योंकि जो लोग मतलब मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते उन्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। देखिए P बराबर 1/f होता है, ठीक है। और जो फोकल लंबाई का जो मतलब जो डायोप्टर होता है, P बराबर 1/f जो मात्रक होता है वो आपका मीटर में होता है, ना कि सेंटीमीटर में होता है। अब बहुत सारे बच्चे इस तरीके से कर रहे होंगे कि 1/50, तो ये तो आंसर आ ही नहीं रहा। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 लिख लेंगे, बटे में 100 है, बटे में 100 करते हैं ना। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो ये -2 लिख लिया। अब जी -10 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 100/50, तो डिवाइड मारा 50 से 2 बार, तो 2 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा।
एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, रिवर्स करके समझ में आ जाएगा। रिवर्स करके नहीं, दोबारा से, मतलब रिवर्स तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है गति इसकी, ठीक है। ये गति नहीं है, ये आपका त्वरण है। त्वरण जो है वो आपका कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर ज़मीन पर हिट करता वह है, मतलब वह गति है। ऑप्शन के हिसाब से पता लग गया, इसने ये नहीं पूछा वह गति कौन सी है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारे पास गति के 3 नियम होते हैं। एक होता है v बराबर u प्लस AT, ठीक है। एक होता है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है, और एक कौन सा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों आगे समझ में। b बराबर u प्लस AT गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तीसरा वाला, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as 2AT। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AT। ये इस तरीके से लग जाएगा 2AH करके, ठीक है। अब इसे हमें फार्मूले के हिसाब से लगाना है। तो v निकालना, u जब कोई चीज़ ऊपर से आएगी तो इनिशियल इसका वेग कितना हो जाएगा, इनिशियल वेग हो जाएगा आपका 0, प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 टू a। गुरुत्व भी उसका मान कितना दिया, g का मान, a बराबर g होता है तो 10 दिया है। और ऊंचाई कितनी हो गई, हाइट कितनी हो गई, 20 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, 20 ढाई 200 दूनी 400 हो गया। तो v स्क्वायर बराबर 400, तो v बराबर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे समझ में देखो, जो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला होता है, लेकिन s जो होता है वो दूरी के लिए यूज होता है, तो s की जगह हम h यूज़ कर लेंगे और g की जगह a कर लेंगे। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान a ये भी होता है और g भी होता है, एक ही होता है। एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, और मैं बोलता रहता हूँ लगातार, वो सुना करो ध्यान से, वो ज़रूरी होता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, मैंने बताया था ना सारे टाइप के क्वेश्चन मिक्स हैं। ये पढ़ो क्वेश्चन, परिवर्तनीय संयोजकता डैश दर्शाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, संक्रमण तत्वों से, समूह तत्वों से, ये क्षारीय तत्वों से। तो परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो जो संयोजकता परिवर्तनीय दर्शाते हैं वो संक्रमण तत्वों से दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व किस में आते हैं, आपके डी ब्लॉक में। किस में, डी ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का द्रव्यमान है तो कितना है, 6 × 10⁻22। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, 6 × 10⁻22 ऊपर के लिए। देखिए जो भी क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है, कुछ भी होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये ऊपर लिख नहीं पाते, लिखा नहीं जाता है। 6 × 10⁻23 या 6 × 10⁻24, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, 6 × 10⁻24। इसका एक जो सापेक्ष में मान वैसे होता है तो 5.972 करके होता है, 972 × 10⁻24 होता है। एग्जिट मान ये होता है 5.97219, पूरा मान नहीं होता। देखिए मैंने पूरा मान, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, 5.97219 × 10⁻24। तो अप्रोक्स के हिसाब से कौन सा हो जाए, ऑप्शन डी, 6 × 10⁻24। क्वेश्चन नंबर 16, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। मृदुतक के द्वारा, मृदुतक में, स्क्लेरेन कायमा में, ट्रेकीड में, या कोलेन कायमा में। अब जिन्होंने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा उन्हें इस बारे में पता होगा। गाइज आज क्वेश्चन अच्छे हैं ना, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदु तक में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? पेरेनकाइमा। इंग्लिश वाले हैं वो सुन लें इसे। इंग्लिश में मृदु तक को क्या बोलते हैं? पेरेनकाइमा, जो कि कोशिकाओं में क्या होता है, ढीला पैक किया जाता है और ये कोशिकाओं में, सेल में पौधों के लिए खाद्य, लवण और वसा को संचयित करने का काम करता है। क्या करता है? पौधों को खाद्य और लवण को, मतलब खाद्य या लवण जो भी हो, उसे संचयित मतलब कि भेजने का कार्य करता है मृदु तक, पेरेनकाइमा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गाइस जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये प्लांट किंगडम तो बहुत बड़ा है, इसे तो ख़त्म ही नहीं होगा, एक बुक लिख जाएगी प्लांट किंगडम के ऊपर अगर लिखी जाए तो। सफ़ेद फास्फोरस गैस में संग्रहित किया जाता है, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, पानी में या शराब में? सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो आपका प्रकाश में रखने पर पीला हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। जब इसे पानी के थोड़ा ऊपर रहता है तो ये पानी ऊपर उठता है, लेकिन तभी इसे पानी के अंदर डुबो के रखते हैं ताकि ये पीला ना पड़े। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु पर लगाया गया बल है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस पे? न्यूटन के बल का द्वितीय नियम लगेगा इस पे। F बराबर एम ए लगेगा। तो F बराबर एम कितना दिया है? 25 kg। आपका त्वरण कितना दिया है? 8। तो 25 अट्ठे 200, तो 200 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 200 न्यूटन। अच्छा गाइज एक ट्रिक बताऊं, देखो हर चीज़ में क्या होता है, कुछ ना कुछ छुपा होता है। एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका टाइम मतलब ले, आप इसे बिना कुछ लिखे भी कर सकते थे। पूछो कैसे? आप देखिए लगाया गया बल, बल का मात्रक हमेशा क्या रहता है? न्यूटन रहता है। बल का मात्रक हमेशा क्या रहेगा? न्यूटन रहता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो न्यूटन किस में दिया है? केवल फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया था, तो आप डायरेक्ट इसे टिक कर सकते थे। इस तरीके से आप जितना दिमाग चलाएंगे उतना आपका चलेगा, और दिमाग को जितना रेस्ट दोगे दिमाग उतना ही रेस्ट में जाता है। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लाता हूँ वो कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, वो सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ताकि आपका दिमाग चले बढ़िया तरीके से और आपको एहसास हो कि वाकई कंपटीशन क्या होता है। इजी क्वेश्चन करने से कोई कंपटीशन में क्रैक नहीं करता है। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करता है, बढ़िया प्रॉपर तरीके से पढ़ता है, उसी का सिलेक्शन होता है। ये क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 19। किसमें बेसेल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा में, कवक में या एंजियोस्पर्म में? एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में ये उके हुए होते हैं। लगभग 80% जो पौधे पाए जाते हैं वो आवृत बीजी के ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। इसमें जो जल संवाहक का काम करता है वो आपका जाइलम कार्य करता है, जो कि जल और लवण को पहुंचाने का पौधों में कार्य करता है, पत्तियों तक। ठीक है। आपका जो ब्रायोफाइटा आ जाता है, थैलोफाइटा आ जाता है, थैलोफाइटा के अंदर आ जाता है आपका एल्गी, जिसे शैवाल बोलते हैं। थैलोफाइटा के अंदर में एल्गी आ जाता है। ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जो पानी और जल में दोनों में रहते हैं। कवक तो अलग होते ही हैं। तो जल संवाहक कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? तो एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। और एक इसकी तरह दूसरा होता है जो नग्न बीज कहलाते हैं, उसे नग्न बीजी कहलाते हैं। किसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोस्पर्म। अब जो क्वेश्चन बन रहा है वो कभी कभी इंग्लिश में, अब ये देखिए क्वेश्चन गाइज, मतलब एंजियोस्पर्म डायरेक्ट लिख दिया, इसमें वो नहीं लिखा मतलब आवृत बीजी। तो इससे आपको इंग्लिश में भी याद रखना होता है। मैं आपको बताता हूँ, उसके साथ इंग्लिश बताता हूँ किसी की, तो उसे लिख लिया करो क्योंकि वो चीज़ इंग्लिश में भी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व होते हैं। कौन से आवर्त में होते हैं? आपको पता है 18 वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में, 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। 7 आवर्त मतलब कि
18 कॉलम और 7 पीरियड। तो आधुनिक आवर्तशाला में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सहित कितने होते हैं, कौन सी आवर्त में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 और 7 में। चलो इससे रिलेटेड मैं चीज़ें बता देता हूँ। लैंथेनाइट जो तत्व आते हैं वो आपके छठे आवर्त में आते हैं। लैंथेनाइट्स जो तत्व आते हैं आपके छठे आवर्त में आते हैं और इनका परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक होता है, 51 से लेके और 71 तक। 51 से लेके 71 तक परमाणु क्रमांक आता है। और जो एक्टिनाइट्स तत्व आते हैं इनका परमाणु क्रमांक होता है छठे आवर्त में और आपका छठे आवर्त में और तीसरे समूह में, छठे आवर्त में और तीसरे समूह में। तो इनका परमाणु क्रमांक होता है 89 से लेके 89 से लेके 103 तक। ठीक है, याद रखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी, 6 और 7 आवर्त में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डैश प्रजनन के समान नहीं है, बहुखंडन, विभाजन, पुनर्जनन, विखंडन या मुकुलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, पुनर्जनन। देखिए प्रजनन के समान नहीं, बहुखंडन, विभाजन हो गया, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, ये आपके अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। और जबकि आपका पुनर्जनन जो होता है, जैसे छिपकली होता है, छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो वो दोबारा से निकल आती है, तो ये प्रजनन के समान नहीं है। तो आपका पुनर्जनन जो है वो इसके समान नहीं है। तो पुनर्जनन क्या होता है, दोबारा से छिपकली पूंछ निकल आई, तो ये प्रजनन के समान नहीं है। तो ऑप्शन बी। अब बाकी ये बहुखंडन, विभाजन, विखंडन और आपका मुकुलन, ये आपके अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 22। किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन को आई थिंक कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, टंगस्टन। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? कल ही मैंने बताया था। तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 71 होता है। और टंगस्टन ये होता कैसा है? तो ये आपका टिन की तरह होता है, टिन की तरह। चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किस तत्व की 2 कक्षाएं पूर्णतः भरी होती हैं? नियोन की, आर्गन की, हीलियम की या क्रिप्टॉन की? तो किस तत्व की 2 कक्षाएं पूर्णतः भरी होती हैं? जिसने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जो होती है वो सही से पढ़ी होगी तो उसे अच्छे से पता होगा इस बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियोन की। नियोन की दो कक्षाएं होती है वो पूर्णतः भरी होती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। तो पहले 2 और बाद में 8 इसके होते हैं। तो इसकी 2 कक्षाएं पूर्णतः भरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म पर निर्भर करते हैं? परमाणु आकार, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म पर निर्भर करते हैं। चलो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी बनेगा, प्रोटॉनों की संख्या। वैसे इसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन मैंने परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है। हालांकि यहाँ पर आवर्त सारणी ये नहीं दी कि आधुनिक है या प्राचीन है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैंने देख लिया। हालांकि ये रेलवे में जो था वो इसे रिजेक्ट कर दिया था, निरस्त कर दिया था। अब मैंने अंदाज़ा कैसे लगाया? आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है? उसके तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? ई बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होता है। तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है, और भी होता है ZnO3 भी होता है। तो देखिए दो धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो उभयधर्मी है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, इंग्लिश में एम्फोटोरिक बोलते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह ही किसी धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, ये लवण और जल देते हैं। ठीक है, लवण और जल देते हैं। एल्युमिनियम की और जिंक की किसी धातु के इनकी क्रिया अगर अम्ल या क्षार से कराई जाती है तो ये लवण और जल देते हैं। इसी वजह से इन्हें एम्फोटेरिक बोला जाता है। ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, तो इस वजह से इन्हें उभयधर्मी बोला जाता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक ही उसमें बता दी आपको। क्वेश्चन नंबर 26, ये ऊपर वाला समझ में आ गया। मतलब देखिए अम्ल जो, एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, एल्युमिनियम और जिंक जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं क्योंकि ये दोनों अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा, ये जब इनकी क्रिया अम्ल और क्षार से कराई जाती है तो ये लवण और जल देते हैं, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या में N2, ये इस तरीके से N2 लिखा हुआ है, N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में N2 आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो कितने भाग लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। ये प्रत्येक N जो होता है वो 3 उससे जुड़ता है, किससे, 3 से। तो 2 है तो बराबर 6 हो गया। ठीक है, प्रत्येक N जो होता है वो 3 से जुड़ता है, तो 2 हो गए तो 6 के बराबर हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होता है, परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो समान वर्ग के तत्व जो होते हैं उनमें क्या समान होता है। देखिए परमाणु भार समान नहीं होता है, परमाणु त्रिज्या सबकी अलग अलग होती है, परमाणु क्रमांक सबका अलग होता है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबके समान होता है। जैसे कि आपका लिथियम है, पहला समूह ले लो S ब्लॉक का, हे लीना की रब से फरियाद। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो इसका लास्ट में जो आता है वो बन आता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आता है, बन आता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समान वर्ग के तत्वों में समान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाकी कोई भी चीज़ आपकी समान नहीं है, भार भी सबका अलग होता है, त्रिज्या भी सबकी अलग होती है, परमाणु क्रमांक भी सबका अलग होता है। आ गया समझ में। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है ऊष्माशोषी, दहन या ऊष्माक्षेपी या फिर उदासीन। तो ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, मतलब हीट और लाइट दोनों पैदा करती है। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें आपका होगा ऑप्शन बी, दहन। दहन जो होता है, जो ऑक्सीजन, देखिए हवा के साथ अगर आग में जो होता है आप कोई चीज़ जला रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर क्या है, आग नहीं लगेगी। तो ऑक्सीजन अभिक्रिया आपने कराई, कहीं पर आग लगाई, तो उसमें क्या होती है, आपकी गर्मी पैदा होती है और फिर प्रकाश पैदा होता है, तो वो दहन कहलाता है। ठीक है, और दहन जो कैसी अभिक्रिया है, तो दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। और ऊष्माशोषी में ऊष्मा जो है वो अवशोषित की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न शामिल है। ये जो आवर्धक गिलास होता है इसका यूज जो होता है वो आपका सूक्ष्म जीव को देखने के लिए यूज किया जाता है। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। इसका यूज जो होता है वो छोटे जीव को देखने के लिए किया जाता है। आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है ताकि जीव को आसानी से देख सके। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी मूल से, अमेरिकी मूल से, दक्षिण एशियाई मूल से या पूर्वी एशियाई मूल से।
तो मनुष्य की आनुवंशिकी मतलब हार्डिडिटी का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी मूल से। देखिए आधुनिक मानव की खोज जो की गई थी वहाँ पे सबसे पहले अफ्रीका में की गई थी, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और सबसे पहले कौन से मानव की? होमो सेपियंस की, होमो सेपियंस की। तो सबसे पहले जो मानव, आधुनिक मानव की खोज हुई वो होमो सेपियंस की खोज अफ्रीका महाद्वीप में हुई। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन तो खत्म हो गए। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी लोग नए हैं वो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आफ्टर वीडियो के बाद अपना स्कोर ज़रूर बताना है। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब आप सोचें कि ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कैसे, मतलब एक टफ क्वेश्चन थे, समझे। अब आप सोचें कि आपका लेवल कैसा है। कंपटीशन आज का क्या है, एक लोग नहीं बैठता, लाखों लोग बैठते हैं। अब आप ये सोचें कि आप लाखों से अलग क्या कर रहे हो। अगर आप लाख लोगों से, मतलब हज़ारों की गिनती छोड़ो कंपटीशन की, आज के टाइम में लाखों की गिनती है। अगर आप मतलब हज़ारों से अलग कर रहे हो, अगर आप अलग करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे हटा देंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसे नोट करते होंगे। वो नोट करते रहेंगे तो एक एक करके, अगर आप एक एक क्वेश्चन भी डेली नोट करते हो तो एक महीने में आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं नोट। और उसके साथ साथ आपको डिटेल भी पता लग जाती है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार में नहीं समझ में आती, फिर उसके बाद समझ में आ जाती हैं। तो ये चीज़ होती है, हमें बार बार कोई भी चीज़ पढ़ के रिवाइज़ करके बार बार रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है। और घर पर रहें, सेफ़ रहें, क्योंकि और घर पर ज़रूर रहें, बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि आपको पता लगातार कंटिन्यू जो है वो क्या बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। और कितने केस हो चुके हैं, लगभग बहुत मतलब 62,000 से ऊपर केस हो चुके हैं, 62-63,000 केस हो चुके हैं। और लगभग 2,200 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो इस वजह से बिल्कुल घर पर रहें और किसी से भी ना मिलें। ओके बाय।